LCR परिपथ। भाई यहाँ पे बैठे हैं तो बातचीत में थोड़ा सा कम कीजिएगा। तो नेक्स्ट आप क्या डालेंगे? LCR परिपथ। L का मतलब है प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो ये प्रेरकत्व लगा दीजिए। C का मतलब है धारिता लगी हुई है, ये आपने धारिता लगा दी। उसके बाद R का मतलब है एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये प्रतिरोध लगा दिया है। और इन सबको एक AC सोर्स से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास कोई AC सोर्स होगा, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट कोई बनाया है या कोई भी हम लोगों ने परिपथ बनाया है, उसमें तीन चीजें लगी हुई हैं, L, C और R। अब इसमें हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज को ध्यान में रखना है वो है कि इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिपथ की प्रतिबाधा। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का बनता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा। ओके, तो ये हमारे पास वोल्टेज का साइन क्या रहेगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा t। निकालने का तरीका क्या रहने वाला है? अकेले अकेले हम लोग तीनों को सॉल्व कर चुके हैं। हमने L को अकेले सॉल्व किया, C को अकेले में सॉल्व किया, R को भी अकेले में सॉल्व किया, और तीनों की बात हम आपको याद दिला देते हैं। जब केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा के बीच में और विभवांतर के बीच में कोई भी कालांतर नहीं होता है, धारा और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं। जब कैपेसिटर लगा होता है तो धारा से वोल्टेज π/2 पश्चगामी होता है। इसकी बात कर रहे हैं। जब केवल कैपेसिटर लगा होता है तो धारा से वोल्टेज π/2 पश्चगामी होता है। इसके बाद जब इंडक्टर लगा होता है तो उस पोजीशन में धारा से वोल्टेज π/2 अग्रगामी होता है। इनका हम लोग एक एक करके फिगर बनाते हैं। तो हम शुरुआत यहां से करने वाले हैं, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होने वाला है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो पहले इसी को बना लेते हैं, यही से शुरुआत कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जरा बना रहे हैं, अगर केवल R होता, यही दिशा करंट की होती और यही दिशा VR की होती, मतलब वोल्टेज किसका? प्रतिरोध का। तो दोनों दिशाएं क्या होती है? सेम होती, दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के समांतर चलते हैं। अब अगर कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर में क्या होता है? धारा से वोल्टेज π/2 पश्चगामी होता है। मतलब ये जो धारा है इससे वोल्टेज कितना पश्चगामी होगा? π/2। तो ये आ जाएगा नीचे की ओर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? VC। इस वाली धारा से और इसी वाले वोल्टेज से जो हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज है वो π/2 पश्चगामी है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं π/, पश्चगामी पीछे चल रहा है। अब इससे बात करते हैं। तो इससे क्या बताया कि हम है इंडक्टर, और इंडक्टर जब हम लगे होते हैं तो हम धारा से, हमारा वोल्टेज जो है वो धारा से π/2 अग्रगामी होता है। तो ये जो करंट है, इसी करंट से इस बार जो वोल्टेज होगा वो π/2 अग्रगामी होगा, मतलब ऊपर की ओर। तो इस बार आपका बनेगा, तो ये क्या आ गया? VL। ओके, कल जो हम लोगों ने LC सर्किट के बारे में बात की, जो फिगर जो था वो इसी प्रकार था, केवल इतना अंतर था कि VR नहीं था उसमें, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध लगा ही नहीं था। केवल धारा की बात कर रहे थे कि धारा जो मेन धारा है हमारे से, उसी से π/2 आगे चल रहा, उसी से π/2 पीछे, लेकिन वोल्टेज नहीं था। इस बार वोल्टेज भी मिल गया तो हमने VR भी लिखा। तो यहाँ पर क्या है? ये π/2 आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? π/2। कैसे सॉल्व किया जाए इसको? बहुत आसान तरीका भाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। कल सॉल्व किया था। तो चाहे आप इससे, ये अगर बड़ा हो तो इससे इसको घटा दो, अपोजिट है। अगर ये आपको बड़ा मिले तो इस वाले से इस वाले को हटा दो, ये कल का तरीका था। तो इन दोनों को तो पहले VL और VC को तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आने वाला है अगर इनको हम लोग सॉल्व करें? इसका फिगर हम एक दूसरी तरफ बना दे रहे हैं। तो कुछ इसको सॉल्व करने के लिए ये आ गया आपका I, और यहीं पे आ जाएगा आपका VR। इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया VL और VC को, तो अगर ये बड़ा होगा तो VL से VC को हटा देंगे, और अगर ये बड़ा होगा
तो VC से VL को हटाओ, कुछ कुल मिला के 1 बचने वाला है। चाहे VL से VC को हटाओ, चाहे जो करो आप। तो हम फिलहाल के लिए हम इसको बड़ा मान के चल रहे हैं, तो उसके लिए फिगर क्या बनेगा, इस वाले से ये वाला हट जाएगा, तो क्या आने वाला है VL माइनस VC। और अगर बाई द वे आपने, फिर भी यहाँ पे एंगल कितना आएगा π/2। और अगर बाई द वे आपने VC को बड़ा माना होगा, माना क्या होगा, होगा ही, अगर ये बड़ा होगा तो फिर क्या होने वाला है, यही फिगर क्या बनने वाला है VC माइनस VC। ये अपना यहीं पे रहेगा I और ये रहेगा VR, और इस बार कौन बड़ा है VC, तो VC से क्या घटाएंगे VL, तो इस बार ये नीचे की ओर आएगा, मतलब क्या आएगा VC माइनस VL। कुछ भी आए, लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो कालांतर आ रहा है वो कितना भी है π/2 है। केवल और केवल किसको सॉल्व कर पाए अभी हम लोग, इसको और इसको। अब आपके पास जो फिगर्स हैं, चाहे ये ले लीजिए और चाहे ये ले लीजिए, दो को आपने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए जरा VR को सॉल्व करना है और VL माइनस VC को सॉल्व करना है। इनके बीच में एंगल कितना है π/2 है। तो जब 90 एंगल होता है तो सॉल्व करने के लिए लोग पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो पाइथागोरस का सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं पाइथागोरस से। फिलहाल हमारे पास जगह नहीं है, तो आप इसको जरा नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करें। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, केवल यही समझाने वाली बात थी। अब आप अगर हम ना भी बताएं तब भी आप कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नोट करने के बाद फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। दो स्थितियां अभी हमारे पास हैं। जब आपने VL और VC को सॉल्व किया होगा तो या तो इस तरीके का बन सकता है या फिर इस तरीके का बन सकता है। अभी भी इन दोनों के बीच में कालांतर कितना है π/2। जब π/2 होता है तो हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, V स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का रिजल्टेंट। इसके बाद इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू जेड। जब तीन चीजें लगी हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबाधा। तीनों लोग मिलके कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। तो क्या आ जाएगा I इंटू जेड और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यार यहाँ पे VR लिखो, VR का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा I इंटू R का होल स्क्वायर, V बराबर IR है ना। ये स्मॉल छोटा सा r बनाइए, सफिक्स में लिखा हुआ है। तो V बराबर I इंटू R, ये प्रतिरोध का है तो I इंटू R लिख दिया, प्लस VL वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, I इंटू XL माइनस I इंटू XC और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है, अंदर नहीं होल स्क्वायर है, ऊपर से लगा हुआ। यहां से क्या आ जाएगा I स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर। यहां से काम कर लेते हैं कि I को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा I कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो कॉमन में भी स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा I स्क्वायर और अंदर में बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ से I कॉमन लेंगे, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर बन के कॉमन आएगा। यहाँ पे I स्क्वायर कॉमन लेके काट दीजिए तो ये बनेगा जेड स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। जेड स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो उधर रूट लग जाएगा, तो आ जाएगा जेड बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बन गया आपके पास प्रतिबाधा निकालने के लिए पॉकेट रॉकेट। जब आपके पास दो थे
एल था और सी था तो एक्सी माइनस एक्सएल आया था, और जब तीनों हैं तो क्या आया है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस या एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कोई भी इसमें आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये हमारे पास प्रतिबाधा निकल आई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है। यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, ये भी अलग अलग स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, आई कॉमन आएगा यहाँ से, लेकिन ऊपर क्या लगा है, आप कॉमन लोगे आई, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, तो यहाँ से आई स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कि इधर बटे में जाएगा तो कट नहीं जाएगा। तो ये निकल आई है परिपथ की प्रतिबाधा। तो इसको नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद प्रतिबाधा जब निकल आएगी तो उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कालांतर निकालिए। अच्छा, यहाँ जब प्रतिबाधा निकली होगी तो इन दोनों के बीच में जो आपने भी निकाला है वो इन दोनों के बीच में कहीं आया होगा, जिसको आप या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आया होगा भी कोई, इसके बीच में कोई कालांतर आया होगा फाई अपना, ऐसे निकाल चुके हम लोग कई बार। यहाँ पर अगर निकला होगा तो किस प्रकार का आया होगा, यहाँ पर रखना ये ऐसे, दोनों ही कंडीशन में आ सकता है। अच्छा, एक चीज गौर करो, अगर ये स्थिति बनी होगी तो ये स्थिति कब बन सकती है, ये वाली स्थिति जब ये ऊपर की तरफ जाए मूव करेगा, ये स्थिति कब बन सकती है? ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब VL बड़ा हो और VC क्या हो, छोटा हो, या यूं कहें कि XL बड़ा हो और XC छोटा हो। अभी इसे पिछली वाले में लिखा था हम लोगों ने, तभी तो ये ऊपर जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाने वाले हैं कि XL और XC में कौन बड़ा है, उसके हिसाब से जो कालांतर होगा वो कैसे डिसाइड होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर ये वाला बड़ा होगा तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, अगर ये नीचे वाला बड़ा रहा होगा तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड होने वाला है, इस तरह डिसाइड कर ले। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कालांतर। तो कालांतर कैसे निकलेगा भाई, कालांतर क्या निकलता है, हम लोग कैसे निकालते हैं, tan फाई लगाते हैं, ये त्रिभुज बन रहा होगा और त्रिभुज पे क्या लगाते हैं, tan थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, फाई। तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, जो ये होगा वही ये होगा सामने, तो लंब हम लोग इसी को मानते हैं। ये क्या आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन आधार में क्या है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ तो VR लिखा हुआ है ये, और हम लोग चाहे तो अभी इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसके पदों में, प्रतिरोध के पदों में। तो फिलहाल इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, VR। अभी ये किसके पदों में है, वोल्टेज के पदों में। अब अगर चाहे तो इसको हम लोग XC और XL के पदों में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, tan फाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू XL माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू XC, इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL। क्या इसको तो R ही लिख सकते हैं ना, नहीं Z कैसे लिख सकते हो, ये तो अकेला है ना VR, मतलब प्रतिरोध का वोल्टेज, जो प्रतिरोध लगा था, 3 लगे थे ना, ये किसका है, प्रेरकत्व का। ये किसका है, संधारित्र का। नीचे कौन था, प्रतिरोध, एक प्रतिरोध इसका लिखा है ना VR, ये क्या आ जाएगा, R, केवल I इंटू R, ठीक है। I ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, और I ऊपर से कॉमन लेके नीचे से कॉमन लेके हम लोगों ने क्या कर दिया है, काट दिया। ये आ गया XC माइनस XL अपॉन R। अब हम लोग 3 कंडीशन है फिर से वही लगाएंगे। कौन सी कंडीशन, XL बड़ा है XC छोटा है। अगर ऐसा होगा तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी।
धनात्मक आएगी, धनात्मक आएंगी तो ये कंडीशन बनेगी। जब भी हम लोग एंगल नापते हैं तो एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में नापते हैं, मतलब ऊपर की ओर नापते हैं। अगर प्लस की आएगी तो हमको कहाँ नापना पड़ेगा, ऊपर की ओर। अगर माइनस का आएगा तो किधर नापना पड़ेगा, नीचे की ओर नापना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। तो हम लोग फिर से 3 कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, नंबर 1, यदि क्या है, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक है, इसमें भी कुछ बोल के लिखवाएंगे हम। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या आएगा, एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल। तीसरी क्या लगाते हैं हम लोग, एक्ससी और एक्सएल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाते हैं तो हम लोग उस वाली स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुनाद की स्थिति, वैद्युत अनुनाद की स्थिति, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। तो पहली कंडीशन आप डाल लीजिए, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। अगर ये वाली कंडीशन है तब। हाँ, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तब tan फाई का मान धनात्मक होगा, तब tan फाई का मान धनात्मक होगा इस स्थिति में भाई देख लीजिए, इधर ये वाली कंडीशन बन रही, धनात्मक होगा मतलब ये ऊपर है। कौन ऊपर है, वोल्टेज। इस स्थिति में वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगा। वोल्टेज धारा से कितना अग्रगामी होगा इस बारे में हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। 90 डिग्री नहीं होगा, ये आप कंफर्म कर लीजिए। फाई आएगा, कुछ फाई एंगल आएगा, और फाई कितना आएगा वो नहीं पता। अग्रगामी होगा ये पता चल गया। तो अगर हमारे पास ये पहली वाली कंडीशन है तो जो वोल्टेज होगा वो धारा से अग्रगामी होगा। कितना अग्रगामी होगा ये हम अभी नहीं बता सकते, ये तो सवाल में ही बता पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर केस डाल लीजिए। इसमें लिखें ये नहीं किया अभी, तो कर लो आप लोगों ने किया नहीं क्या, ये कर लीजिए। उसके बाद दूसरा बोलिए। सेकेंड कंडीशन, Fc ग्रेटर देन XL, तब tan फाई का मान कैसे, जरा देख लीजिए। अगर Fc बड़ा है और XL छोटा है तो ये वाला बड़ा है,
जब आप घटाएंगे तो माइनस वाला बचेगा, और भाई इस वाले से ये वाला घटेगा छोटा वाला, तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो आपको लिखिए जरा, tan phi का मान ऋणात्मक होगा, tan phi का मान ऋणात्मक होगा, tan phi का मान ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में वोल्टेज धारा से, क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, पश्चगामी होगा, वोल्टेज धारा से पश्चगामी होगा। मतलब इस बार वोल्टेज पीछे चलेगा, ये वाली कंडीशन आएगी, पीछे चल रहा वोल्टेज, ओके, पश्चगामी होगा। तीसरी कंडीशन, यदि दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, बराबर। तो बराबर वाली कंडीशन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड कंडीशन है, क्या हो जाए, FC इज इक्वल टू क्या हो जाए, XL हो जाए। तो यहाँ पे जरा tan phi निकालेंगे तो क्या आएगा, tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL होता है, या फिर XL माइनस XC होता है, जो भी आप लिखना चाहें, XL माइनस XC अपॉन R। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो घट के क्या आ जाएगा ऊपर, 0 का, दोनों बराबर हैं तो ये आ जाएगा tan phi इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन R, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, और ये आता है tan phi इज इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये phi बराबर कितना आ गया, मतलब क्या हुआ, जो ये फाई एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो फाई एंगल बन रहा था, ये फाई नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसको घटा के 0 कर दो, मतलब ऐसा, मतलब दोनों क्या है, एक ही दिशा में, तो एंगल तो बचा नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारे पास। तो 3 कंडीशनें यहाँ पे बन गई, लेकिन और जब दोनों बराबर होते हैं तो एक कंडीशन और बनती है, प्रतिरोध तो क्या हो गया, ये दोनों लोगों ने मिलके आपस में प्रतिरोध तो क्या कर दिया, 0 कर दिया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, वो क्या बनती है, वो भी देखिए, ये हटा दे रहे हैं। अगर XC और XL आपस में बराबर है तो आपको याद होगा अनुनाद की कंडीशन बनती है, XC बराबर XL, इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C, है ना, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L। सो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ये L को इधर नीचे ले आओ, 1/LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अरे बोलो यार, कल ही बनाया था, ये बन जाएगा 1 अपॉन LC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/LC। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πn या फिर 2πf। तो हमने कल शायद f लिखा था, चलिए n लिख देते हैं। तो n बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/LC। सो n इज इक्वल टू 1/2π, ये 2π बटे में चला जाएगा उस तरफ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/LC। ये बन गया आपका n है आवृत्ति, n क्या है, आवृत्ति। तो ये स्थिति भी मेंटेन हो रही है। हाँ, कहो तो एक जानकारी और यहीं पे लिख दें। इस स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा आएगी वो टोटल कितनी आने वाली, जो कि ये दोनों लोग तो आपस में 0 हो गए। अगर दोनों बराबर हो गए तो परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आएगी, z बराबर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आता है भाई, r स्क्वायर प्लस XL माइनस FC का, ये दोनों लोग बराबर हो गए, मतलब 0 हो गया ये,
केवल क्या बचेगा, z बराबर अंडर रूट ऑफ, ये 0 हो गया भाई मिल मिला के, ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से z बराबर क्या आ गया तो प्रतिरोध जो है वही प्रतिबाधा के बराबर है, जो प्रतिरोध है वही किसके बराबर है, प्रतिबाधा के बराबर है। मतलब टोटल प्रतिबाधा बनने को केवल किसकी वजह से, प्रतिरोध की वजह, बाकी दोनों लोग आपस में मिल मिला के कैंसिल हो गए। एक्सएल और एक्ससी ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है, तो जो भी प्रतिरोध है वो केवल किसका है, जो बाहरी प्रतिरोध लगा हुआ उसका है बस, और किसी का नहीं। अब यहां से आपको एक बता देते हैं शॉर्टकट, तीनों में से अगर आपको कोई सर्किट नहीं पता है तो केवल इस वाले सर्किट से आप सारे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग हमने आपको बता ही रखा है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, केवल लास्ट ही उसने पढ़ा है, तो सारे सर्किट यहीं से बना सकता है। कैसे सर्किट अभी बताएंगे। तो हमारे पास इधर देखिए जरा शॉर्टकट क्या है, हमारे पास है प्रतिरोध के लिए, कोई भी प्रतिरोध हमारा एलसीआर परिपथ है, उसकी जो प्रतिबाधा है उसके लिए हमारे पास व्यंजक क्या आया था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब इधर देखो ध्यान से, अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध नहीं है, मान के चलिए प्रतिरोध लगा ही नहीं, प्रतिरोध अगर नहीं लगा है, आर बराबर क्या हो जाए 0, मतलब प्रतिरोध लगा ही नहीं, और अगर प्रतिरोध नहीं लगा है तो ये क्या फॉर्मूला बन के तैयार, ये वाला 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यहां से बाहर ले लीजिए इसको, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। देख लो यार कल यही बना था एलसी परिपथ में, क्या कौन सा परिपथ तैयार हो गया, अगर आर नहीं है तो कौन बचा, केवल एल और सी, तो ये बन गया कौन सा परिपथ, एलसी, कल पढ़ाया था, यही फॉर्मूला बना था। अगर कहीं पर सी बराबर 0 हो जाए, मतलब कौन नहीं है, धारिता नहीं है, धारिता अगर नहीं है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो गया तो क्या बनेगा, प्लस का एक्सएल स्क्वायर, ये वाला तो 0 हो गया, केवल एक्सएल का स्क्वायर बचेगा, क्या आ गया, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये कौन सा परिपथ बनके तैयार हो गया, आर एल, कौन सा परिपथ बना, केवल आर बचा है और एल बचा है, तो आर एल परिपथ हो गया, एल आर, या फिर इसको बोल सकते हैं एल आर बोल सकते हैं, वही फॉर्मूला आ रहा है, देख लीजिए आप अपना, तो ये आ रहा होगा। इसके बाद अगर तीसरा एक और देख लीजिए आप, मान लीजिए इसको 0 कर दिया, एल को 0, मतलब उस परिपथ में एल नहीं है, प्रेरकत्व तो ही नहीं है, और अगर प्रेरकत्व तो नहीं है तो यही क्या बनेगा, जेड बराबर अंडर रूट ऑफ, ये बचेगा प्लस, ये 0 हो चुका है, क्या बचेगा, माइनस का एक्ससी का होल स्क्वायर, तो जेड बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्ससी का स्क्वायर, तो ये कौन सा परिपथ बन गया, सी आर, कौन सा बन गया, सी आर, कौन सा बन गया, सी आर परिपथ, चाहे जो बनाना हो। और अगर दो के किसी को 0 कर दिया आपने, मान लो आपने इसको और ये है आपके पास, इसको और इसको 0 कर दो तो केवल सी वाला बन जाएगा, तो जो बनाना चाहे वो बनाए, 0 करना है, एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। वो कौन सा है, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का
होल स्क्वायर। ये था आपके पास शॉर्टकट।